पार्चुरेशन देखो एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे पढ़ तो लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से हमें समझ में नहीं आता कि ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ये काम कैसे करता है, कब ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म चलेगा एंड इट विल लीड टू पार्चुरेशन। इस चीज का डिसीजन होता है from the signal that is given by the fully developed fetus and the placenta. Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus और इसको हमने क्या बोल दिया है, placental phase। एनसीईआरटी ने जो लिखा है उसी के आगे पीछे की भी बात करेंगे कि ऐसा एनसीईआरटी ने क्यों लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि इस टॉपिक से एनसीईआरटी के बेसिस पे कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, नीट ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे। Hello and welcome everyone, मैं हूं डॉक्टर राजीव चंदन and I welcome you once again on this amazing NEET Challenger channel on Physics वाला प्लेटफॉर्म। I hope आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, है ना, और आपने जो अपना ड्रीम कॉलेज सोच के रखा है उसको अचीव करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और इसी आपकी जर्नी को और फ्रूटफुल बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए जो हम लोग लेकर के आए हैं पेन किलर सीरीज। इस सीरीज में आज एक और पेनफुल टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं, हम लोग मिल करके पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज पार्चुरेशन, है ना। पार्चुरेशन देखो एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे पढ़ तो लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से हमें समझ में नहीं आता कि ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ये काम कैसे करता है ना। व्हाट आर द स्टिमुलस दैट इंड्यूसेस दिस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, कैसे होता है ये। तो चलो आज इस लेक्चर में हम लोग इसी चीज को बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली होता कैसे है। अगेन मैं बहुत लंबा नहीं करने वाला हूं इस वीडियो को, हम लोग टू द क्रिस्प एनसीईआरटी के ही पेरीफेरी में रहते हुए चीजों को समझने की कोशिश करने वाले हैं, राइट। ओके चलो तो आ जाओ, आज इस लेक्चर में पार्चुरेशन कैसे होता है बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। ग्रेट, तो क्या क्या करने वाले हैं आज हम लोग, सिंपल पार्चुरेशन देखेंगे, है ना, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एनसीईआरटी ने जो लिखा है उसी के आगे पीछे की भी बात करेंगे कि ऐसा एनसीईआरटी ने क्यों लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें देखेंगे और फाइनली द क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना, कुछ पीवाईक्यूज कुछ एफवाईक्यूज। चलो स्टार्ट कर लें। यस, सबसे पहले एनसीईआरटी की बात करते हैं कि एनसीईआरटी पार्चुरेशन के बारे में क्या कहती है। तो देखो एनसीईआरटी ने बोला कि जैसे ही 9 महीने का समय पूरा होता है, हमने पढ़ा था ह्यूमन के अंदर गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 मंथ्स का, और 9 मंथ में जाइगोट से फुल्ली डेवलप्ड फीटस का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे होता है हमने पिछले लेक्चर में कर रखा है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है इस टॉपिक में प्लीज रेफर टू द प्रीवियस वीडियो, है ना, वहां पे हमने बहुत डिटेल में ये सारी चीजें देखी हैं। इतना ही नहीं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स वगैरह भी वहां पे बहुत अच्छे से हमने कवर किया था, तो आप वो देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो 9 महीने में जो फीटस है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है और अब ये टाइम है चाइल्ड बर्थ का। ओके, कैसे होता है ये। अच्छा एक और चीज बता दूं, अगर किसी बच्चे का जन्म 9 महीने पे हो रहा है, यानी कि हम इसको बोलते हैं फुल टर्म प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं, फुल टर्म प्रेगनेंसी। ओके, अगर इससे पहले हो जा रहा है, बिफोर टर्म, टर्म मतलब पूरे 9 महीने, ठीक है, तो हम उसको बोल देते हैं प्रीमेच्योर बेबी, ठीक है। और कभी कभी थोड़ा सा 1-2 वीक डिले भी हो जाता है ना, पोस्ट टर्म भी होता है, बट दैट इज ओके। ओके ग्रेट, चलो बेटा, तो 9 महीने में बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो गया है और ये टाइम है चाइल्ड बर्थ का। और चाइल्ड बर्थ के लिए जो टेक्निकल टर्म है, जो साइंटिफिक जार्गन है, वो क्या है, पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ नहीं, इसका मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ को ही बेटा हमने टर्म दे दिया है पार्चुरेशन, स्पेलिंग पे ध्यान रखेंगे। ओके, एनसीईआरटी बोलती है विगरस कॉन्ट्रैक्शन, विगरस मतलब बहुत स्ट्रांगली और जल्दी जल्दी, है ना, विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स, कॉजेज एक्सपल्शन, मतलब बच्चा जो है अब वो मदर के यूटेरस से एक्सपेल किया जाएगा, मदर की बॉडी से बाहर एक्सपेल किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। कैसे निकलेगा बेटा, थ्रू दिस सर्विक्स एंड वेजाइना। तो सर्विक्स और वेजाइना दोनों मिलकर के बनाते हैं बर्थ कनाल, है ना, तो बच्चा अल्टीमेटली इसी बर्थ कनाल के थ्रू एक्सपेल होता है आउट ऑफ द मदर्स बॉडी एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ।
ठीक है, ओके। causes expulsion या delivery of the fetus. This process of delivery of the fetus, that is childbirth, is called parturition. एनसीईआरटी ने बहुत ही साफ साफ शब्दों में बहुत ही क्लियरली इस चीज को स्टेट किया है, इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ग्रेट। अब देखो एनसीईआरटी आगे क्या लिखती है, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स, हाँ भाई कॉम्प्लेक्स, एनसीईआरटी खुद ही कह रही है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। अब क्या कॉम्प्लेक्सिटी है उसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, समझेंगे, ओके, थोड़ी देर में। सो इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो एनसीईआरटी कह रही है कि जो पार्चुरेशन है इट इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। मतलब न्यूरो मतलब कुछ इसमें न्यूरल कंपोनेंट होगा, कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इधर उधर जा रहे होंगे, ब्रेन का कुछ हिस्सा एक्टिवेट हो रहा होगा, राइट। और दूसरा है एंडोक्राइन, मतलब यहां पे कुछ हार्मोन्स का भी रोल होने वाला है, ठीक है। तो पार्चुरेशन होने के लिए क्या होता है बेटा, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब यहां पे कुछ नर्वस सिस्टम का रोल है, कुछ एंडोक्राइन सिस्टम का रोल है, मतलब हार्मोन्स का रोल है, और यही सारी चीजें पढ़ेंगे हम, याद रखो बेटा। तो सवाल यह है कि ये जो कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है ये स्टार्ट कैसे होता है, अपने आप तो होता नहीं होगा, इसके लिए भी कोई सिग्नल लगता है ना। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस। कहां से ओरिजिनेट हो रहा है बेटा, इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा, द प्लेसेंटा। बात समझ में आ रही है। तो कब पार्चुरेशन होगा, व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, ठीक है, कब ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म चलेगा एंड इट विल लीड टू पार्चुरेशन, इस चीज का डिसीजन होता है फ्रॉम द सिग्नल दैट इज गिवन बाय द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा, दोनों ही करते हैं। बात समझ में आ रही है। मतलब ये जो सिग्नल है ये मदर और फीटस दोनों मिल करके दे रहे हैं कि हाँ भाई समय हो गया है चाइल्ड बर्थ का, ठीक है। फीटस ऑब्वियस सी बात है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस आ गया, और प्लेसेंटा में मदर का भी तो कंपोनेंट होता है, राइट। यानी कि मदर और फीटस दोनों मिल करके इस टाइम को डिसाइड कर रहे हैं, इस सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा, याद हो गया होगा अब आपको, विच इंड्यूसेस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो सिग्नल है ना दोनों से, ये सिग्नल क्या करता है बेटा, ये इंड्यूस करता है माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। माइल्ड का मतलब क्या होता है बेटा, स्लो, कम, कम इंटेंसिटी का, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो जैसे ही फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा अपना ये सिग्नल प्रोड्यूस करता है, इस सिग्नल की वजह से जो मैटरनल टिश्यू है, स्पेशली जो यूटेराइन टिश्यू है, इसमें हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड लेबर पेन। क्या बोलते हैं इसको, लेबर पेन, ठीक है। चाइल्ड बर्थ से पहले मां के पेट में दर्द होना चालू हो जाता है, रह रह करके दर्द उठता है, इसी को बोलते हैं लेबर पेन, ठीक है। लेकिन ये लेबर पेन के स्टार्टिंग में जो पहला माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, हल्का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसी के बारे में यहां पे बात की जा रही है। इंड्यूसेस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है ये एक ऐसा प्रोसेस चालू करता है, एक ऐसा कैस्केड चालू करता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो यूटरस है वो विगरस कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड इट विल लीड टू चाइल्ड बर्थ या एक्सपल्शन ऑफ द चाइल्ड या फीटस। बात समझ में आ रही है। टू बी टेक्निकली करेक्ट फीटस होना चाहिए, एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, क्योंकि जब फीटस एक्सपेल हो जाएगा, मदर के बॉडी से बाहर आ जाएगा, तब हम इसको बोलेंगे चाइल्ड, उसके पहले तक फीटस। ओके चलो, नाउ दिस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्योंकि ये जो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है ये स्टार्ट करेगा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को, जिसकी वजह से अल्टीमेटली चाइल्ड बर्थ होता है। ग्रेट। कैसे होता है ये देखना चालू करें। यस आ जाओ, अब यहां से हम लोग टेक्निकल डिटेल्स देखना चालू कर रहे हैं। तो देखिए बेटा होता क्या, मैंने यहां पे कुछ चीजें लिख रखी हैं। देखो सबसे पहली बात, फीटल सिग्नल कौन सा है, हमने बोला ना कि सिग्नल फुल्ली डेवलप्ड फीटस भी दे रहा है और प्लेसेंटा भी दे रहा है। तो फीटस कौन सा सिग्नल दे रहा है उसको हमने बोल दिया फीटल सिग्नल, और जो सिग्नल प्लेसेंटा दे रहा है उसको मैंने लिख दिया प्लेसेंटा सिग्नल, या मैं लिख दूं प्लेसेंटल सिग्नल, प्लेसेंटल सिग्नल। ठीक है बेटा। चलिए तो देखो बेटा,
फीटस जो है ये फुल्ली डेवलप्ड फीटस है। जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है वो अराउंड 50 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। कितना? अराउंड 50 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब ये काफी बड़ा हो चुका है। ठीक है, और सिंस फीटस बड़ा हो गया है तो इसकी वजह से यूट्रस जो है वो थोड़ा स्ट्रेच हो गया है। क्या हो गया है? स्ट्रेच हो गया है। तो देखो फीटल सिग्नल में इंक्रीज्ड, देखो बेटा अप एरो का मतलब है इंक्रीज, और उसके साथ ईडी मैंने लगा दिया है, मतलब क्या हो गया है? इंक्रीज्ड। सो इंक्रीज्ड फीटल साइज जो होता है इसकी वजह से स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस होती है। क्या हो रहा है? स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस। ओके, अच्छा इतना ही नहीं बेटा, जब फीटस बड़ा हो रहा होता है ना तो इसके अंदर धीरे धीरे कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगता है। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगता है। ये कॉर्टिसोल फीटस के लंग मैचुरेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो जैसे ही फीटस बड़ा हो रहा है धीरे धीरे देयर इज इंक्रीज्ड फीटल कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज अ हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, राइट बेटा। सो इंक्रीज्ड फीटल कॉर्टिसोल, ये जो कॉर्टिसोल है ये क्या करता है बेटा? फीटल टिश्यू से, द फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा से, वहां से बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन करवाता है। सो इंक्रीज्ड फीटल कॉर्टिसोल लीड्स टू इंक्रीज्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोडक्शन बाय फीटल टिश्यू। बात समझ में आ रही है? देखो फीटल सिग्नल कौन कौन सा है? बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी वजह से यूटेराइन स्ट्रेचिंग हो रही है, पहला सिग्नल। दूसरा सिग्नल, फीटस के अंदर जैसे जैसे बड़ा हुआ है कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा है, और कॉर्टिसोल की वजह से अब प्रोस्टाग्लैंडिन का भी लेवल बढ़ गया है। ये दोनों फीटल सिग्नल है। ये क्या है? फीटल सिग्नल है। एट द सेम टाइम जो प्लासेंटा है वो भी सिग्नल दे रहा है। इसका कौन कौन सा सिग्नल है देखो, तो इसका सिग्नल है बेटा सबसे पहला, प्लासेंटा भी क्या करता है बेटा? प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो प्लासेंटा एक्चुअली में बेटा कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से जो यूटेराइन टिश्यू है वो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन करने लगे। ठीक है, कैसे? चलो मैं बोल देता हूं, यहां पे लिखा नहीं है। प्लासेंटा रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, जो मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा रखी है, पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है। तो प्लासेंटा की वजह से CRH बनता है, और CRH जा करके बेटा मैटरनल अड्रीनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ा देता है। और जब मदर के ब्लड में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो मदर के टिश्यू से, स्पेशली द यूटेराइन टिश्यू से, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि किसी में भी, चाहे फीटस की बात करूं या मदर की बात करूं, कहीं पे भी कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोस्टाग्लैंडिन का भी सिक्रीशन बढ़ जाता है। फीटस में भी कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, मदर में भी कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, और इसकी वजह से फीटस के अंदर भी प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन हो रहा है और मदर के अंदर भी प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ये प्लासेंटल सिग्नल में आता है। सेकंड देखो बेटा, जैसे जैसे बेटा प्रेगनेंसी आगे की तरफ पहुंचती है, मतलब 7th मंथ ऑनवर्ड्स, अब जो प्लासेंटा है बेटा वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कम करने लगता है और ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ा देता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन हल्का कम होता है या लगभग सेम रहता है, लेकिन ईस्ट्रोजन जो कम था वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन। प्लासेंटा ने क्या कर दिया? इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन। और इसकी वजह से एक समय आएगा जब मदर के ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन के रिस्पेक्ट में ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाएगा, और यह समय कब आता है? ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ 9th मंथ। बात समझ में आ रही है? यस। और इसकी वजह से बेटा E/P रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। E/P रेशियो विल बिकम इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। मैं लिख दूं यहां पे, मैं इंक्रीज छोड़ो, मैं लिख देता हूं ग्रेटर देन 1। इट बिकम्स ग्रेटर देन 1। तो अब ईस्ट्रोजन ज्यादा है प्रोजेस्टेरॉन के रेस्पेक्ट में, इसकी वजह से अब ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट हमें दिखाई देगा। और ईस्ट्रोजन का काम क्या है पता है आपको? ईस्ट्रोजन विल इंक्रीज द ऑक्सीटोसिन। ओटी का मतलब है बेटा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन द मायोमेट्रियम, यानी कि यूटेराइन का जो बीच वाला लेयर था, यूटेराइन वॉल की जो बीच वाली लेयर है बेटा, स्मूथ मसल की लेयर जिसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, उसके ऊपर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर का नंबर बढ़ा देता है। ठीक है, तो इंक्रीज्ड E/P रेशियो विल लीड टू इंक्रीज्ड OT, यानी कि ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन यूटेराइन वॉल, स्पेशली मायोमेट्रियम, और इसकी वजह से यूट्रस विल बिकम मोर सेंसिटिव टू ऑक्सीटोसिन।
बात समझ में आ रही है? ज्यादा ये क्या हो गई है, ऑक्सीटोसिन के लिए सेंसिटिव हो गई है। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो बेटा कि इससे होने क्या वाला है, देखिए ध्यान से, अब इधर देखिए बेटा, द इंक्रीज्ड प्रोस्टाग्लैंडिन, चाहे वो फीटल टिश्यू से आ रहा हो या यूटेरस से आ रहा हो, ये दोनों क्या करेंगे बेटा, दे विल, समझो बेटा, इंक्रीज्ड प्रोस्टाग्लैंडिन, this induces mild uterine contraction, mild uterine contraction, yes बेटा, ये यहां पे माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करना चालू करवा देता है। तो जो सबसे पहली बार माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोस्टाग्लैंडिन, एक हार्मोन है ये। बात समझ में आ रही है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है और ये माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विल इनिशिएट फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। कैसे, देखते हैं। तो देखो बेटा, जैसे ही माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसकी वजह से बेटा समझिए, इसकी वजह से जो फीटस है वो थोड़ा नीचे सरकेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि फीटस देखो बेटा फुल्ली डेवलप्ड हो गया है, भारी हो गया है, समझ रहे हो? अराउंड बेटा 2.5 to 3.5 kg का फीटस हो चुका है, ठीक है? और इसका सर जो है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो सर जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है, पैर ऊपर की तरफ हो जाता है, समझ में आ रहा है? और जो फीटस है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ डिसेंड करेगा, क्योंकि यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अंदर में जो फीटस है वो धीरे धीरे नीचे सरकना चालू करेगा, नीचे की तरफ मूव करना चालू करेगा, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, fetus slowly descends down, ठीक है बेटा? अब जैसे ही बेटा समझो ये जो स्ट्रेचिंग था यूटेराइन, इसकी वजह से भी यही चीज हो रहा है, दोनों साथ में काम हो रहा है बेटा, सब साथ में हो रहा है, ठीक है? पैरेलल प्रोसेस है ये सब। फीटस जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा तो ये बेटा इट विल गो क्लोज टू द सर्विक्स और सर्विक्स को हल्का सा डायलेट करने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, दोनों डायलेट करेंगे, यूटेरस भी और, तो यूटेरस एंड सर्विक्स बोथ फर्दर स्ट्रेचेस, मतलब डायलेट कर जाते हैं, स्ट्रेच कर जाते हैं, ठीक है बेटा? और जैसे ही ये स्ट्रेच करेंगे, अब बेटा समझो जो यूट्रस और सर्विक्स के ऊपर कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, हाँ जी बेटा, इनके वॉल में क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन हो जाएंगे, समझिएगा बेटा। स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन हो गया है, तो अब ये स्ट्रेच रिसेप्टर करेगा क्या बेटा, दिस इज गोइंग टू गिव a signal, this is going to give a signal, किसको देगा बेटा सिग्नल, हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस, समझना बेटा। अभी आपकी बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है, तब आप इस चीज को समझ पाएंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ा आपका अटेंशन लगेगा यहां पे, ओके? स्ट्रेच रिसेप्टर ने एक न्यूरल सिग्नल दिया है, यस बेटा, हमने पढ़ा था ना कि ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, तो यहां पे न्यूरल सिग्नल यहीं पर है, जो न्यूरल पार्ट है वो इसी चीज को सिग्निफाई करता है, ठीक है बेटा? तो यहां पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं ये क्या भेज रहे हैं बेटा, ये भेजते हैं न्यूरल सिग्नल। सिंस ये सिग्नल बेटा सेंसरी है या क्या है बेटा, एफरेंट सिग्नल है, ये मैं लिख दूं, दिस इज एफरेंट सिग्नल, और ये जाकर के मेरे हाइपोथैलेमस को एक्साइट करेगा, क्या करेगा बेटा, हाइपोथैलेमस को एक्साइट करेगा। तो हाइपोथैलेमस इन टर्न किसको एक्साइट कर देगा बेटा, ये एक्साइट कर देगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन, दिस विल रिलीज ऑक्सीटोसिन,
ऑक्सीटोसिन को हमने शॉर्ट में लिखा है ओटी, ठीक है बेटा, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। मैं यूज नहीं कर रहा हूं बेटा, मेडिकल टेक्स्ट जो भी आप पढ़ते हो, मेडिकल कॉलेज में कल को जाओगे तो वहां पे मैक्सिमम टाइम आपको डॉक्टर्स जो है वो शॉर्ट में इसको ओटी ही लिख देंगे, ठीक है। ओटी मतलब ऑक्सीटोसिन, ठीक है बेटा। तो यहां पे ऑक्सीटोसिन का रिलीज हो गया, ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज हो गया। तो ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज इन द मैटरनल ब्लड, इन द मैटरनल ब्लड, समझो ये सब मैटरनल की बात हो रही है। अब ऑक्सीटोसिन क्या करेगा बेटा, इधर देखिए, तो इसके रिस्पॉन्स में ऑक्सीटोसिन आएगा एंड इट विल एक्ट ऑन द यूटेरस, क्योंकि यूटेरस पे देखो बेटा, यूटेरस की जो वॉल थी उस पे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स इंक्रीज हो गए हैं बेटा। चलो जी, मैं यहां पे लिखता हूं, ये ज्यादा सेंसिटिव हो गया है, तो इसकी वजह से क्या कॉज करेगा बेटा? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विल इंक्रीज। समझो बेटा, पहले भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड था और उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन का रिलीज हो गया। ऑक्सीटोसिन जो है वो आकर के यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन को और बढ़ाएगा, इट विल इंक्रीज द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और जब बेटा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो समझो जो फीटस है विल फर्दर डिसेंड डाउनवर्ड, ठीक है बेटा। और इसकी वजह से क्या होगा? थोड़ा और स्ट्रेचिंग होगी, समझ में आ रहा है? तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा? फिर से वापस से थोड़ी और स्ट्रेचिंग, थोड़ी और स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है बेटा? थोड़े और स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे, तो यहां से थोड़ा और सिग्नल जाएगा, समझो बेटा। तो यहां से हाइपोथैलेमस इसको थोड़ा और स्टिमुलेट करेगा, यहां से ऑक्सीटोसिन का लेवल अब बेटा थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? और इसकी वजह से अब देखो बेटा, मतलब यही चीज चलती रहेगी, समझो। ऑक्सीटोसिन की वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूट्रस की और स्ट्रेचिंग हुई और स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन हो गए और ज्यादा मेरा हाइपोथैलेमस एक्साइट हुआ और ज्यादा एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का रिलीज हुआ। यानी कि ऑक्सीटोसिन कुछ ऐसा कर रहा है जिससे ऑक्सीटोसिन का रिलीज और ज्यादा इंक्रीज होता जाए स्टेप बाय स्टेप, और इसी को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा? यहां पे हो रहा है पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन या मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को हम क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर है? क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही चीज चलता रहेगा बेटा, है ना, फॉर सेवरल आवर्स। और जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे द इंटेंसिटी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी कि मां के पेट में और जोर जोर से बेटा कॉन्ट्रैक्शंस होंगे और इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और जल्दी जल्दी और तेजी से होगा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मां के पेट में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं यूट्रस में, वो बेटा जल्दी जल्दी होंगे और ज्यादा इंटेंसिटी से होते जाएंगे। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है? ये सिलसिला कुछ घंटों तक चलता है और इसी को बोलते हैं लेबर फेज। क्या बोलते हैं बेटा? लेबर फेज, ठीक है। ये जो दर्द उठता है मां को, उसी को हम क्या बोल देते हैं? लेबर पेन। और इस फेज को क्या बोल देते हैं? लेबर फेज। ये कई घंटे तक चल सकता है बेटा। इट कैन गो फॉर अराउंड 10 to 12 आवर्स। बात समझ में आ रही है? जिस समय से पहला माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन मिला था उससे 10 से 12 घंटे तक ऐसा हो सकता है, कभी कभी कम भी होता है। क्लियर है? अब अल्टीमेटली क्या होगा? मान लेते बेटा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि ये कुछ घंटे तक चलता रहा लेबर पेन का सीरीज, एंड विथ एवरी साइकिल ऑफ लेबर पेन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन हैज इंक्रीज्ड इन द मैटरनल ब्लड।
बात समझ में आ रही है? अल्टीमेटली ऑक्सीटोसिन का लेवल इतना बढ़ चुका है कि इट विल कॉज विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन वॉल। क्या करेगा? विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन वॉल एंड दैट विल लीड टू एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। बात समझ में आ रही है? फाइनली फीटस जो है वो एक्सपेल हो जाएगा, यानी कि चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। कर ले, चलिए बेटा। तो अब क्या हो गया बेटा यहां पे? विगरस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और जैसे ही विगरस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा, तो दिस विल लीड टू चाइल्ड बर्थ, यानी कि पार्चुरेशन। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से पार्चुरेशन होता है। ओके, अब आप बोलोगे सर क्या पार्चुरेशन के बाद भी ऑक्सीटोसिन ज्यादा इंक्रीज मतलब सिक्रीट होता रहेगा? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? देखो बेटा, जैसे ही चाइल्ड बर्थ होगा, जैसे ही चाइल्ड बर्थ होगा बेटा, अब समझो चाइल्ड बर्थ होते ही अब यूट्रस के अंदर तो बच्चा है नहीं, तो यूटेराइन स्ट्रेचिंग इज ओवर। अब क्या होगा? नो मोर यूटेराइन स्ट्रेचिंग। अगर यूटेराइन स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है बेटा, तो अब इसकी वजह से देखो क्या होगा, इधर देखिएगा, मैं थोड़ा सा ना ये यहां से ले लेता हूं बेटा, ठीक है? तो अब क्या होगा बेटा? स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? ऑफ हो जाएंगे। स्ट्रेच रिसेप्टर क्या हो गया बेटा? ऑफ हो गया। और जब स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ हो गया, तो अब यहां से देयर विल बी नो सिग्नल, और कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। तो फर्दर बेटा समझो, मैं इधर करके लिख दूं, ओटी यानी कि ऑक्सीटोसिन रिलीज क्या हो जाएगा बेटा? स्टॉप। क्लियर है? हाँ जी बेटा। तो इस तरीके से होता है चाइल्ड बर्थ। क्या अब आपको समझ में आ गया? जल्दी से मैं रिकाप कर देता हूं। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हो सकता है कि बीच में कहीं ना कहीं आपसे फ्लो छूट गया हो, तो मैं फटाफट एक बार और रिकाप करता हूं। देखिए बेटा, होता क्या है, जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है वो सिग्नल देगा फॉर पार्चुरेशन, एंड द प्लासेंटा इज गोइंग टू सेंड द सिग्नल। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? फुल्ली डेवलप्ड फीटस क्या सिग्नल दे रहा है? तो देखो बेटा, जो इंक्रीज्ड फीटल साइज है इसकी वजह से स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस होती है, एंड जैसे जैसे फीटस बड़ा होता है वैसे वैसे इसके अंदर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता रहता है। इंक्रीजिंग कॉर्टिसोल लेवल विल इंक्रीज द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बाय द फीटल टिश्यू। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन यहां पे बढ़ गया। प्लासेंटा क्या करता है उसी समय? प्लासेंटा जो है बेटा, वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन करवाता है फ्रॉम द यूटेराइन टिश्यू। ठीक है? तो यूटेराइन टिश्यू से भी प्रोस्टाग्लैंडिन आ रहा है और फीटल टिश्यू से भी प्रोस्टाग्लैंडिन आ रहा है। ये दोनों के दोनों प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेटा समझो, ये दोनों के दोनों प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं बेटा, ये क्या करेंगे बेटा? दे विल इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या कर देंगे? ये माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि मदर के ब्लड में प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ा हुआ है, स्पेशली इन द लोकल यूटेराइन एरिया। ठीक है? तो यूट्रस के जो मायोमेट्रियम है, जो स्मूथ मसल है, उसके ऊपर प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या इफेक्ट होगा? ये माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और जैसे ही माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा ना, तो बच्चा धीरे धीरे नीचे सरकना चालू करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। सिर्फ इसी की वजह से नहीं बेटा, स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस भी इसमें हेल्प करेगा। तो इन दोनों की वजह से फीटस जो है वो स्लोली नीचे डिसेंड करेगा। जब थोड़ा सा फीटस नीचे आएगा, तो देखो बेटा, हेड ऑफ द फीटस नीचे होता है, और हेड सबसे बड़ा होता है बच्चे का, है ना? अगर आपने देखा हो तो वो बेटा जैसे ही सर्विक्स की तरफ जाएगा ना, तो सर्विक्स थोड़ा सा डायलेट होने की कोशिश करेगा। तो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स दोनों पहले से ज्यादा स्ट्रेच होंगे, तो यूट्रस एंड सर्विक्स बोथ फर्दर स्ट्रेचेस, और जैसे ही स्ट्रेच होगा, इनके वॉल में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो इस स्ट्रेचिंग को सेंस करेंगे, ऑन हो जाएंगे, एंड दे विल गिव अ सेंसरी सिग्नल टू दी हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस को जैसे ही ये सिग्नल मिलेगा, हाइपोथैलेमस तुरंत बेटा ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन चालू करेगा, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। ओके, तो हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन करता है, और फिर ये ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहां पहुंचेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में,
और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फाइनली इट विल बी रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो अब ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज कर दिया गया इनटू द ब्लड। बात समझ में आ रही है? ग्रेट। अब देखो बेटा, मीनवाइल एक और चीज ध्यान देना, जो प्लासेंटा है ये एक और सिग्नल प्रोड्यूस करता है। क्या सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है? जैसे जैसे 7th मंथ के बाद प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे प्लासेंटा से बेटा ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन ऑलमोस्ट सेम बना रहता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है बेटा कि 7वें के बाद 8वें महीने 9वें महीने के अंत तक आते आते बाय द एंड ऑफ 9th मंथ ईस्ट्रोजन का लेवल इतना बढ़ चुका होता है, ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन, कि वो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को क्रॉस कर जाता है। समझो, पूरी प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा बन रहा था, ईस्ट्रोजन कम बन रहा था, तो मदर के ब्लड में ईस्ट्रोजन के कंपैरिजन में प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा था। ठीक है, लेकिन 7वें महीने के बाद प्लासेंटा ने स्विच मारा और अब वो ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। प्रोजेस्टेरॉन का जितना कर रहा था उतना ही रखा है, लेकिन ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। तो धीरे धीरे ईस्ट्रोजन एक्यूमुलेट होने लगेगा मदर के ब्लड में, और एक टाइम आएगा बाय द एंड ऑफ 9th मंथ जिस समय कि ईस्ट्रोजन का लेवल प्रोजेस्टेरॉन को क्रॉस कर जाएगा। मतलब E/P रेशियो जो है, ईस्ट्रोजन बाई प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, वो मोर देन 1 हो जाएगा। और इस समय अब हमें ईस्ट्रोजन का इफेक्ट देखने को मिलेगा, प्रोजेस्टेरॉन का नहीं दिखेगा। देखो, जो ज्यादा होता है उसी का इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, डेमोक्रेसी है। यस, तो अब ईस्ट्रोजन का काम है कि ये यूट्रस की जो स्मूथ मसल की लेयर है, मायोमेट्रियम है, इसके सेल्स के ऊपर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर का ओवर एक्सप्रेशन करवा देता है, नंबर बढ़ा देता है। तो इंक्रीज्ड ओटी रिसेप्टर्स ऑन यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल मतलब मायोमेट्रियम। ठीक है बेटा, अब देखिए इसकी वजह से क्या होगा, जो यूटेराइन वॉल है अब बेटा ऑक्सीटोसिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, ज्यादा रिसेप्टर हैं, तो ये बेटा जल्दी से ऑक्सीटोसिन से बाइंड कर जाएंगे और जल्दी रेस्पॉन्स शो करेंगे। मतलब ये क्या हो गए, ज्यादा सेंसिटिव। ठीक है, तो यूट्रस जो है वो ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है एंड मदर के ब्लड में ऑक्सीटोसिन का लेवल भी बढ़ चुका है। अब ये दोनों मिल करके क्या काम करेंगे बेटा, दे विल इंक्रीज द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है जो पहले माइल्ड हुआ था, अब नेक्स्ट लेवल में इससे थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही इंक्रीज होगा तो अब फीटस थोड़ा और ज्यादा नीचे मूव करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया है ना, समझ में आ रहा है? तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो बच्चा विल मूव डाउनवर्ड, तो फीटस विल फर्दर डिसेंड डाउनवर्ड, और इसकी वजह से यूटेराइन एंड सर्विक्स बोथ फर्दर स्ट्रेचेस, थोड़ा और स्ट्रेच होगा। जब ज्यादा स्ट्रेच होगा तो थोड़े और स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन हो जाएंगे, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस थोड़ा और एक्साइट होगा, तो बेटा अल्टीमेटली एंटेरियर पिट्यूटरी से थोड़ा और ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा। बात समझ में आ रही है? तो विथ एवरी पासिंग साइकिल ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बात समझ में आ रही है? अब यही चीज कई घंटे तक चलती रहेगी, रह रह करके मदर को लेबर पेन इंड्यूस होता रहेगा, और हर बार एवरी नेक्स्ट टाइम द लेबर पेन इंटेंसिटी विल बी हायर, ज्यादा जोर से होगा और जल्दी होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। क्लियर है? अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब ऑक्सीटोसिन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा दैट इट विल कॉज विगरस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और ये फोर्स सफिशिएंट होगा टू एक्सपेल द फीटस आउट ऑफ द मदर्स बॉडी थ्रू द बर्थ कनाल। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस बेटा, एक चीज जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखी है वो भी सुन लो। जिस समय ये सब कुछ हो रहा होता है ना, उस समय प्लासेंटा रिलैक्सिन हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है, जो कि हेल्प करता है इन द सर्विक्स डायलेशन एंड ओपनिंग ऑफ द बर्थ कनाल। नॉट ओनली दैट, जो रिलैक्सिन है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस को भी रिलैक्स करता है, प्लस अदर पेल्विक जॉइंट्स को भी रिलैक्स करता है, ताकि बर्थ कनाल ओपन हो सके और बच्चा जो है वो इजीली एक्सपेल किया जा सके या बर्थ कनाल से पास हो सके। क्लियर है? एनीवेज, चलिए बेटा, तो विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है और उस समय तक बर्थ कनाल खुल चुका है, सर्विक्स डायलेट हो चुकी है, प्यूबिक सिम्फाइसिस रिलैक्स कर चुका है, तो इसकी वजह से अब चाइल्ड जो है विद इन फ्यू मिनट्स यूट्रस से निकल करके बाहर आ जाता है, यानी कि एक्सपल्शन ऑफ द चाइल्ड हो जाता है, और इसी एक्सपल्शन ऑफ द चाइल्ड को हम बोल देते हैं पार्च्यूरेशन या चाइल्ड बर्थ। जैसे ही चाइल्ड बर्थ हो गया तो अब यूट्रस में तो बच्चा है नहीं, समझ में आ रहा है? तो देयर विल बी नो मोर यूटेराइन स्ट्रेचिंग, सर्वाइकल स्ट्रेचिंग कुछ नहीं होगा,
सब लूज पड़ जाएंगे, और जैसे ही ऐसा होगा स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ हो जाएंगे, कोई सिग्नल नहीं मिलेगा और फर्दर ऑक्सीटोसिन का रिलीज भी बंद हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो दिस इज हाउ पार्चुरेशन टेक्स प्लेस। क्लियर है? दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। क्लियर? ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि पार्चुरेशन में कुछ फेजेस भी होते हैं। देयर आर मेनली 3 फेजेस ऑफ पार्चुरेशन। पहला फेज जो आपने यहां पे देखा है, लेबर फेज। दूसरा फेज भी आपने देखा है, द फेज जिसमें कि चाइल्ड बर्थ होता है, बहुत छोटा सा समय होता है, चाइल्ड बर्थ होता है। और इसके बाद से एक तीसरा फेज होता है बेटा, जिसमें कि प्लासेंटा को बेटा बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चा बाहर निकल गया, लेकिन प्लासेंटा अभी भी अंदर जुड़ा हुआ है विद द यूटेराइन वॉल। ठीक है, अब फाइनली क्या होता है, जब बच्चा बाहर आता है तो बच्चे के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है और प्लासेंटा तो माँ के पेट में है। तो सबसे पहले हम इस अम्बिलिकल कॉर्ड को काट देते हैं, नाल को काट देते हैं, बच्चा अलग हो गया, माँ अलग हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज में क्या होता है बेटा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अभी भी हो रहा होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का रिलीज बंद हो गया है, लेकिन अभी भी माँ के ब्लड में ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई है। ठीक है, एंड दैट विल लीड टू एक्सपल्शन ऑफ द प्लासेंटा। तो जो बचा हुआ प्लासेंटा है विथ अम्बिलिकल कॉर्ड प्लस जो डेसिडुआ बेसालिस लेयर था, ये सब टूट करके बाहर निकलता है मदर की बॉडी से, एंड दैट इज कॉल्ड रिलीज ऑफ प्लासेंटा। ये लास्ट फेज होता है बेटा पार्चुरेशन का, जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटल फेज। तो पार्चुरेशन के 3 फेज हैं। पहला है बेटा योर लेबर फेज, दूसरा है एक्सपल्शन फेज या चाइल्ड बर्थ, और तीसरा होता है बेटा प्लासेंटल फेज। अब ये चीज एनसीईआरटी ने नहीं दी है, बस आपने सुन लिया है। नीट के लिए ये तीनों फेजेस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या पढ़ना बेटा, ये वाला डायग्राम। ओके, चलो, तो ये बात हमें समझ में आ गई है। लेट अस सी कि और एनसीईआरटी ने क्या लिखा है और इसका क्या मतलब होता है। देखो बेटा, एनसीईआरटी ने और क्या लिखा था इसी के बारे में अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। दिस ट्रिगर्स, मतलब जो हमारा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, this triggers release of oxytocin from the maternal blood। बात समझ में आ रही है? यस, है ना? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या था, जैसे ही ऑक्सीटोसिन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा, दैट विल इंड्यूस द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज, दैट इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है बेटा, और ये जो रिफ्लेक्स है ये ट्रिगर करता है और ज्यादा ऑक्सीटोसिन का release from the maternal pituitary. Oxytocin act on the uterine muscle and causes stronger uterine contractions, which in turn stimulates further secretion of oxytocin। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है बेटा, पॉजिटिव फीडबैक। एनसीईआरटी ने बस ये वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। ग्रेट। और एनसीईआरटी क्या लिखती है, the stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contractions। वही फीडबैक की बात हो रही है। This leads to expulsion of baby out of the uterus through the birth canal, और इसी को हमने क्या बोल दिया है, पार्चुरेशन। ठीक है मेरा बच्चा, क्लियर हो गया? ओके, चलो। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus, और इसको हमने क्या बोल दिया है, placental phase। क्या बोल दिया था बेटा, placental phase of parturition। ठीक है बेटा, ये क्या था बेटा, इसको हमने बोला था चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन फेज। ठीक है, और ये जो मसल बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, इसी सबको हम लोग बोल देते हैं बेटा लेबर फेज। क्लियर हो गया? यस। सो दिस इज हाउ चाइल्ड बर्थ टेक्स प्लेस। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। चलो बेटा, तो अगर ये सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया है, तो नाउ इट इज क्वेश्चन टाइम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि इस टॉपिक से एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी के बेसिस पे कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, नीट ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, उसके बाद से एफवाईक्यूज। एआईपीएमटी 2015, थोड़ा पुराना सवाल है, पूछा गया था, which of these is not an important component of initiation of parturition in humans। कौन सा इनमें से नहीं है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, है ना? नॉट को पहले ही घेर लो, गलती नहीं करना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन तो होता है,
रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, भाई प्रोलैक्टिन तो मैंने कहीं नहीं पढ़ाया आपको, चलिए इसको अभी क्वेश्चन मार्क पे छोड़ देते हैं। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, अभी पढ़ाया था, यस। और देखो ये चीज एनसीईआरटी नहीं लिखती है, लेकिन 2015 में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो आपको अब पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, यस ये भी होता है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये भी पूछा गया है, बात समझ में आ रही बेटा? तो थोड़ा सा ना हमें समझ करके चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ओके चलिए, तो ए सी डी तो हमें क्लियरली दिख रहा है, बी नहीं दिखा हमें कहीं पे भी प्रोसेस में, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का बेटा कोई भी रोल पार्च्यूरेशन में तो नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2021 में नीट ने क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी? पढ़ा चुका हूं आपको, रिलैक्सिन कौन करता है बेटा? एक प्लेसेंटा और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द ओवरी, ठीक है। ऑप्शन में देखो बेटा, यूट्रस नहीं होगा, ग्राफियन फॉलिकल नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम हाँ करता है, थोड़ा ही करता है लेकिन करता है। मेनली रिलैक्सिन कौन करता है? प्लेसेंटा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, इसीलिए हम आंसर सी लगा देंगे, फीटस तो करता ही नहीं है। ग्रेट। अगेन 2021 में एक और सवाल पूछा गया है इस पर, ओके ये सेम सवाल है बेटा, 2015 में भी पूछा गया था, है ना, और 2021 में भी रिपीट हो गया है सेम सवाल, देखो वही है बेटा, नॉट एन इंपॉर्टेंट, और आंसर क्या है? रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। खैर एनीवेज हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा अंतर है, सवाल लगभग वैसा ही है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्च्यूरेशन इन ह्यूमंस? ऐसा ही सवाल 2015 में पूछा गया था, लेकिन वहां पे ऑप्शन थोड़े अलग थे। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन कोई रोल नहीं है, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो हाँ है, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, एंड ऑक्सीटोसिन का भी सेम सवाल है, बस ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया है यार, बताओ भावनाओं के साथ खेल रहे हैं ये, है ना। सेम सवाल पूछा गया था AIPMT 2015 में भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2025, ओ भाई पिछले साल, मतलब इसी साल, तुम्हारे लिए पहले वाला। ट्विन्स आर बोर्न टू अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू, ओके, द ट्विन्स आर अ बॉय एंड अ गर्ल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? देखो बेटा ट्विन्स वैसे तो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, लेकिन आई एम श्योर पेन किलर सीरीज है तो सब कुछ तो यहाँ पे हम कवर नहीं कर रहे हैं, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ पेन पॉइंट्स ही कवर कर रहे हैं। स्टिल मैंने ये क्वेश्चन पिकअप कर लिया है, देखते हैं हम लोग। तो देखो बेटा ये जो ट्विन है उसमें से एक बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है, मतलब दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है। ये क्या है बेटा 44 प्लस XY, और ये क्या है 44 प्लस XX, है ना, जीनोटाइप डिफरेंट है, मतलब दो अलग अलग जाइगोट से ये डेवलप हुए हैं, दो अलग अलग फर्टिलाइजेशन इवेंट हुए होंगे, बात समझ में आ रही है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। They were conceived through in vitro fertilization, maybe, we don't know. They have 75% identical genetic content, okay, देखते हैं। They are monozygotic twins, नहीं भाई monozygotic तो नहीं है, for sure नहीं है, ओके। और क्वेश्चन में बोला है मस्ट बी ट्रू, हो सकता है नहीं, मस्ट ट्रू होना चाहिए। लास्ट में बोल रहे हैं दे आर फ्रैटर्नल ट्विंस, यस, फ्रैटर्नल ट्विंस का मतलब होता है बेटा नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। क्या होता है बेटा? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, या इसी को हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो बिल्कुल क्लियर है कि यहां पे दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, एक ओवम के साथ एक्स वाला स्पर्म फ्यूज किया होगा तो उससे गर्ल का डेवलपमेंट हुआ होगा, और एक के साथ बेटा वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज किया होगा तो उसकी वजह से मेल चाइल्ड यानी कि मेल जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ होगा XY वाला। बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, दो अलग अलग जाइगोट बने होंगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। यस, ये नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं क्योंकि दोनों
का जीनोटाइप 100% आइडेंटिकल नहीं होता है, और इन्हीं को हम बोल देते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। तो 100% ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, फ्रैटर्नल ट्विंस। दोनों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से पैदा हुए हैं, ऐसा हम 100% गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते ना। दिस कैन बी ट्रू, कैन नॉट बी ट्रू, ये तो पूछना पड़ेगा माँ बाप से कि भैया ये प्रेगनेंसी इन विट्रो से हुई थी या नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो ये भी नहीं होगा, मस्ट बी ट्रू। दे हैव 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट, दिस इज ऑल्सो नॉट 100% ट्रू, मस्ट बी ट्रू में नहीं आएगा। तो आंसर क्या लगा देंगे बेटा, डी। क्लियर है? ओके चलिए कुछ FYQs है ना, चलिए देखते हैं बेटा। सर्सन रीजन है और इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ड्यूरिंग पार्चुरेशन द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन। यस, हमने अभी पढ़ा था, दिस इज करेक्ट। रीजन बोल रहा है ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन यूटेराइन मसल एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस व्हिच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। हाँ जी बेटा, ये बिल्कुल मतलब रीजन जो है जस्टिफाई कर रहा है। देखो जरा सा, बिकॉज लगा के पढ़ता हूं मैं असर्शन और रीजन के बीच में। ड्यूरिंग पार्चुरेशन द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन बिकॉज oxytocin acts on the uterine muscle and causes a stronger uterine contraction which in turn stimulates further secretion of oxytocin। बिल्कुल करेक्ट साउंड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, assertion और reason दोनों सही है and reason is correct explanation of assertion। yes, option A। ठीक है बेटा, बिल्कुल NCERT ही है बेटा with minor changes। नेक्स्ट देखो बेटा, Which of the following does not occur during parturition? पार्चुरेशन के टाइम पे क्या नहीं होता है? इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, ये तो होता है, 2015 का सवाल भी बता रहा है, नीट 2021 का भी सवाल हमें ये पढ़ा रहा है और हमने भी ये पूरा प्रोसेस देखा था, राइट? तो यस, दिस इज ट्रू, E/P रेशियो इज ग्रेटर देन 1। इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन बाय ईस्ट्रोजन रेशियो, ये देखो बेटा रेशियो पलट गया, P/E हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें इंक्रीज नहीं होगा, इसमें क्या होगा, डिक्रीज, तो ये तो गलत है। इंक्रीज इन ऑक्सीटोसिन लेवल पार्चुरेशन में होता है। इंक्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन, ये भी होता है, तो क्या नहीं होता बेटा? इस तरह का सवाल आपसे फ्यूचर में पूछा जा सकता है। ओके, सो स्टे प्रिपेयर्ड एंड आई थिंक विद दिस थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं विद अनदर चैप्टर एंड अनदर पेनफुल टॉपिक्स, है ना। इस सीरीज को ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आपके चुन चुन करके जो पेन पॉइंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे दूर करने वाले हैं। विद दिस थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।